बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज ऑन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के एपिसोड नंबर 4 में आपको वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं उनके टॉपिक्स नंबर 1 पे पर्सनैलिटी इन स्पोर्ट्स, नंबर 2 पे इमेजरी इन स्पोर्ट्स, गोल सेटिंग इन स्पोर्ट्स और कोहेजन इन स्पोर्ट्स है। इन 4 टॉपिक्स के ऊपर आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यूज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं जी। The word personality is derived from Latin word persona which mean, यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि पर्सनैलिटी क्या है। एक लातीनी जबान का लफ्ज है, परसोना से निकला हुआ है और इस परसोना का मीनिंग वो हमसे पूछ रहा है। अब बाज़ औक़ात वो एमसीक्यूज इस तरीके से भी पूछ सकता है कि पर्सनैलिटी किस लैंग्वेज के वर्ड से ड्राइव किया गया, तो वो हमें पता होगा जी लैटिन वर्ड है, लातीनी जबान का लफ्ज है और लफ्ज है क्या, वो परसोना है और उसका परसोना का मीनिंग भी पूछा जा सकता है। तो हमें पता है जी परसोना का मीनिंग क्या है, मास्क। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 2 पे एमसीक्यूज देखिएगा जी। पर्सनैलिटी कैन बी डिफाइंड एज, पर्सनैलिटी की हमसे डेफिनेशन पूछ रहा है। तो हमें पता है कि साइकोलॉजी में हम पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। साइकोलॉजी में हम पर्सनैलिटी से मुराद ये लेते हैं कि यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स यूनिक किस हवाले से हैं जी? नंबर 1 पे आपकी थिंकिंग, नंबर 2 पे फीलिंग और नंबर 3 पे आपका बिहेवियर। इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन को, इन 3 चीजों के मजमूए को हम क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी कहते हैं। अब यहां पे हम गिवन ऑप्शंस में देखते हैं जी। ऑप्शन नंबर 1 में देखिएगा, कहता है जी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज दैट कंट्रीब्यूट टू एन इंडिविजुअल्स एंड्योरिंग एंड डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ बिहेविंग। वो कहता है कि ये पर्सनैलिटी क्या है? साइकोलॉजिकल क्वालिटीज हैं, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज हैं जो एक इंडिविजुअल्स में फॉर लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, ज्यादा देर तक रहती हैं, या कह लें कि उसकी पूरी लाइफ में उसके साथ चलती हैं। और ये हैं क्या, कहता है डिस्टिंक्टिव पैटर्न है, एक यूनिक पैटर्न है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। किस हवाले से? बिहेवियर के हवाले से। यानी कि इसमें वो हमें ये बता रहा है कि पर्सनैलिटी जो है वो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज हैं जो एक इंडिविजुअल के साथ लंबे अरसे तक चलती हैं और ये मुनफरद या यूनिक पैटर्न या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किसके मुतल्लिक हैं? सिर्फ बिहेवियर के मुतल्लिक है। तो हमें पता है जी सिर्फ बिहेवियर को हम पर्सनैलिटी नहीं कह सकते, बल्कि फीलिंग, थिंकिंग और बिहेवियर को हम पर्सनैलिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में देखिएगा, इसमें भी सेम चीज वो कर रहा है, लेकिन यहां पे वो कह रहा है डिस्टिंक्टिव पैटर्न है किस चीज का? फीलिंग, थिंकिंग और बिहेविंग का, 3 चीजों का। और हमने साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी की डेफिनेशन यही पढ़ी है कि पर्सनैलिटी क्या है? यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किस चीज की? नंबर 1 पे फीलिंग की, नंबर 2 पे थिंकिंग की और नंबर 3 पे बिहेवियर की या बिहेविंग की। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें पर्सनैलिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं कि पर्सनैलिटी क्या है। नंबर 3 एमसीक्यू देखिएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आर एसोसिएटेड विद पर्सनैलिटी एक्सेप्ट, कि वो कह रहा है जी तमाम थ्योरीज जो है वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं, कौन सी एक थ्योरी जो है वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड नहीं है? तो नंबर 1 पे हम देखते हैं मार्टन्स थ्योरी, ये भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। ट्रेड थ्योरी भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। इम्प्लिसिट थ्योरी भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। तो इट मींस इसका आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? नन ऑफ दीज। इसके अलावा भी जो पर्सनैलिटी की थ्योरीज हैं उसमें साइकोडायनामिक थ्योरी आती है, उसके अलावा कंसेंट्रिक रिंग थ्योरी आती है, आइजनिक थ्योरी आती है और 16 फैक्टर्स क्वेश्चनियर भी उसमें पर्सनैलिटी की थ्योरीज में आता है। तो ये आपने पर्सनैलिटी की जितनी भी थ्योरीज हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए और साथ साथ ये भी याद होना चाहिए कि ये थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी, इसका फाउंडर कौन था। और उसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इस थ्योरी का की पॉइंट क्या था, यानी कि ये थ्योरी किस चीज के ऊपर फोकस करती है। क्योंकि बाज़ औक़ात वो क्वेश्चन में पर्सनैलिटी की एक थ्योरी दे देते हैं और उसका पूछा जाता है जी उसके फाउंडर कौन है। बाज़ औक़ात ये पूछ लिया जाता है जी अच्छा ये वाला जो की कंसेप्ट है ये किस पर्सनैलिटी की थ्योरी में प्रेजेंट किया गया था, या कौन सी पर्सनैलिटी की थ्योरी जो है वो इस की पॉइंट को या इस चीज को एक्सप्लेन करती है। तो हमें नंबर 1 पे या क्या याद करना है? पर्सनैलिटी की तमाम थ्योरीज के नाम याद होने चाहिए, उनके फाउंडर कौन है और नंबर 3 पे उन थ्योरीज के की पॉइंट्स क्या है। एमसीक्यूज नंबर 4 देखिएगा। द फाउंडिंग फादर ऑफ 3 डायमेंशन पर्सनैलिटी थ्योरी, की जो पर्सनैलिटी की 3 डायमेंशन थ्योरी है, और हमें पता है 3 डायमेंशन थ्योरी को हम पेन थ्योरी भी कहते हैं, PEN, पेन थ्योरी भी इसको कहा जाता है।
अब यहाँ पे वो हमसे क्या पूछ रहा है, इस पेन थ्योरी के फाउंडिंग फादर का नाम पूछ रहा है, या 3 डायमेंशन पर्सनैलिटी के फाउंडिंग फादर का नाम पूछ रहा है। तो हमें पता है जी इसका फाउंडिंग फादर कौन था, हेंस आइजनिक था। जैसे प्रीवियस एमसीक्यूज में भी मैंने आपको बताया कि वो किसी भी पर्सनैलिटी थ्योरी जो है, पर्सनैलिटी की जो थ्योरी है उसके फाउंडिंग फादर का पूछ सकता है। यहाँ पे तो एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट मैंने 3 डायमेंशन पर्सनैलिटी के फाउंडिंग फादर का पूछा है, वो हमसे दूसरी जो पर्सनैलिटी की थ्योरी है उनके बारे में भी पूछ सकता है। मसलन कि साइकोडायनामिक के फाउंडिंग फादर कौन है, ट्रेड थ्योरी के कौन है, कंसेंट्रिक रिंग के कौन है। तो हमने इन तमाम पर्सनैलिटी की थ्योरी जो है उनके फाउंडिंग फादर के नाम याद करने हैं। नंबर 5 पे देखिएगा, हु इज द पायनियर दैट proposed the 16 basic dimensions of normal personality and devised a questionnaire to measure them। अब यहाँ पे जैसे हमने शुरू में देखा था कि पर्सनैलिटी की जो थ्योरीज है उसमें हमने पढ़ा था 16 फैक्टर क्वेश्चनियर, ये भी एक पर्सनैलिटी की थ्योरी है। और यहाँ पे वो हमसे यही पूछ रहा है कि इसको प्रपोज किसने किया था, यानी इसके फाउंडिंग फादर कौन थे, किसने इसको डेवलप किया था, डिजाइन किया था, पेश किया था। तो इसका नाम क्या था जी, उसके फाउंडर का रेमॉन्ड कैटल उसका नाम था, जिसने 16 फैक्टर क्वेश्चनियर डेवलप किया था पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए या पर्सनैलिटी के हवाले से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नंबर 6 पे देखिएगा, बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज प्रेजेंटेड बाय। अब पर्सनैलिटी की एक ऐसी थ्योरी भी है जिसको हम बायोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं। ये कौन सी थ्योरी होती है जी, जो विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने प्रेजेंट की थी। विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने जो थ्योरी पर्सनैलिटी की प्रेजेंट की थी उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं। ये असल में विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने किया क्या था, इसने पर्सनैलिटी को डिफाइन किया था, पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया था फिजिकल शेप के ऊपर, कि इंसानी जिस्म की, इंसानी बॉडी की जो टाइप होती हैं फिजिकल शेप के हवाले से, उस हवाले से उसने पर्सनैलिटी को डिफाइन किया था। और उसमें उसने बताया था कि पर्सनैलिटी जो है उसमें बॉडी की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। और उसने कहा था यही 3 टाइप्स होती हैं पर्सनैलिटी की। कुछ लोग एंडोमॉर्फ होते हैं, कुछ मेसोमॉर्फ और कुछ एंडो, कुछ मेसो और कुछ एक्टोमॉर्फ होते हैं। मीन्स टू से कि विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने क्या किया था, पर्सनैलिटी को डिफाइन किया था बॉडी टाइप्स के लिहाज से या बॉडी शेप के लिहाज से, इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं। और ये प्रेजेंट किसने की थी, विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने। नंबर 7 पे देखिएगा, दी शेल्डन प्रपोज द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, द ट्रेड्स दैट वुड बेस्ट डिस्क्राइब अ फुटबॉलर वुड बी। अब जो शेल्डन ने, जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा, जिसे हमने बायोलॉजिकल थ्योरी कहा था पर्सनैलिटी की, उसने हमें यह बताया था कि बॉडी की 3 टाइप्स होती हैं और ये 3 तरह की ही पर्सनैलिटी है, हर एक की अलग अलग उसने कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स बताई थी हमने। और यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है कि फुटबॉलर के जो है वो कौन सी ट्रेड्स रखता है। तो नंबर 1 पे हम देख लेते हैं कि मेसोमॉर्फ जो होते हैं ये किस तरह के होते हैं। उसने कहा था जो विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने प्रेजेंट किया था, उसने कहा था मेसोमॉर्फ जो होते हैं इनकी बॉडी जो होती है वो बैलेंस बॉडी होती है, ये एडवेंचर को लाइक करते हैं, ठीक है, और ये रिस्क टेकर होते हैं, चैलेंजिंग बिहेवियर इनका होता है, और इनकी फिजिकल शेप जो होती है वो बैलेंस होती है, मस्कुलर बॉडी के वो मालिक होते हैं। तो फुटबॉलर को अगर हम देखें तो फुटबॉलर किस शक्ल का होता है, या उसकी बॉडी में या उसके अंदर कौन सी ट्रेड पाई जाती है, ये मेसोमॉर्फ वाली ही पाई जाती हैं। क्योंकि जो एंडोमॉर्फ होते हैं ये बहुत, इनका जिस्म जो होता है बहुत फैटी होता है, ये इजी टास्क को पसंद करते हैं, उसके अलावा ये सोशल जरूर होते हैं लेकिन इजी टास्क को पसंद करते हैं, और इनकी बॉडी की जो टाइप होती है वो हैवी बॉडी के मालिक होते हैं, वेट ज्यादा होता है, फैटी जिस्म होता है इनका। और जो एक्टोमॉर्फ होते हैं ये बहुत वीक और थिन होते हैं, ये मोस्टली इंट्रोवर्ट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इंटेलिजेंट होते हैं, उसके अलावा ये शाई होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर हम फुटबॉलर को देखते हैं तो फुटबॉलर फिर किस कैटेगरी में फॉल करता है, मेसोमॉर्फ। नंबर 7 पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट। अब हम जब पर्सनैलिटी को पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, हम 5 बिग पर्सनैलिटी ट्रेड्स को भी पढ़ते हैं, जिनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओशन से भी, जिसको याद किया जाता है, ओशन, ठीक है।
ये 5 बिग पर्सनैलिटी की ट्रेड्स होती हैं और इससे मुराद क्या होता है, वन बाय वन इनको हम देख लेते हैं। ओ से मुराद होता है ओपननेस, सी से मुराद होता है कॉन्शियसनेस, ई से मुराद होता है एक्सट्रोवर्जन, ए से मुराद होता है एग्रीएबलनेस और एन से मुराद होता है न्यूरोटिसिज्म। यानी कि ये एक पर्सनैलिटी की थ्योरी है जिसमें उन्होंने बताया था जी पर्सनैलिटी की ये 5 बिग पर्सनैलिटी की ट्रेड्स होती हैं, ये 5 मेजर क्वालिटीज होती हैं पर्सनैलिटी के अंदर जिनको हम देखते हैं कि ये पर्सन इसके अंदर ओपननेस है या नहीं है, कॉन्शियसनेस है या नहीं है, एक्सट्रोवर्जन है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें वो हमसे ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट, इसमें से कौन सी जो है वो 5 जो बड़ी पर्सनैलिटी की ट्रेड्स थी उसमें शामिल नहीं है। तो हमें पता चलता है जी कि सी ऑप्शन डी जो है क्रिएटिविटी ये बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड में शामिल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भी इसी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो इस तरह पूछ लिया जाता है कि कॉन्शियसनेस से क्या मुराद होता है। यानी कि क्वेश्चन आपसे वो इस तरह पूछेगा द पर्सन हु इज वेरी ड्यूटीफुल हु स्ट्रिक्टली फॉलो द स्केड्यूल हैज द डैश पर्सनैलिटी ट्रेड। तो हमें पता है कि कॉन्शियसनेस से मुराद क्या होता है कि जो पर्सन बहुत ड्यूटीफुल हो, जो स्केड्यूल को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, रूल्स रेगुलेशंस को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, उसे हम कहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी के अंदर कॉन्शियसनेस की ट्रेड मौजूद है, ठीक है। इसी तरह हमें यह भी देखना है कि एग्रीएबलनेस से क्या मुराद है, ओपननेस से क्या मुराद है, न्यूरोटिसिज्म से क्या मुराद है। तो हमने ये 5 जो पर्सनैलिटी की बिग ट्रेड्स हैं इनके बारे में अलग अलग भी हमें पता होना चाहिए, किसी एक के बारे में भी वो क्वेश्चन अलग से इस तरह पूछा जा सकता है। नंबर 9 पे देखिएगा, समवन हु इज preoccupied with themselves and their internal वर्ड इज कॉल्ड, कि एक वो पर्सन जो अपने ही इंटरनल वर्ड में रहता है, अपनी ही दुनिया में रहता है, जो अपने आप में इन्वॉल्व रहता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो हमें पता है जी उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ड कहते हैं। और जो पर्सन आउटर वर्ड में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, सोशल गैदरिंग को ज्यादा पसंद करता है, लोगों को ग्रुप्स को ज्यादा पसंद करता है, उसे हम एक्सट्रोवर्ड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नंबर 10 पे देखिएगा जी, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड्स रिकमेंडेड पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, हमें पता है सिगमंड फ्रॉइड ने भी पर्सनैलिटी की एक थ्योरी पेश की थी जिसमें उसने क्या किया था कि पर्सनैलिटी का एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, पर्सनैलिटी का एक स्ट्रक्चर हमें दिया था और उसमें उसने बताया था कि पर्सनैलिटी जो है इसकी स्टेजेस इतनी होती हैं या इसका स्ट्रक्चर जो है वो आईडी, ईगो और सुपर ईगो के ऊपर बेस करता है। अब इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड्स रिकमेंडेड पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड satisfied its fundamental urges immediately and reflexively as they arouse, कि वो कौन सा पर्सनैलिटी की कौन सी स्टेज है जो क्या करती है कि उसकी फंडामेंटल अर्ज जो होती हैं, जो उसकी ख्वाहिशात होती हैं, जो उसकी डिजायर्स होती हैं, उनको इमीडिएटली पूरा करने को कहती है। और रिफ्लेक्सिवली एज दे अराउज, और जैसे ही वो ख्वाहिश उनके दिल में पैदा होती है वो कहते हैं जी फौरन से ये ख्वाहिश हमारी पूरी हो जाए, फौरन से हमें ये चीज मिल जाए। तो वो कौन सा पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर है, कौन सी स्टेज है जो इस चीज को वो कहता जी पूरा करती है या इस पे पूरा उतरती है। और इसमें वो क्या करता है, विद आउट रिगार्ड टू द रूल्स द रियलिटी ऑफ लाइफ और मॉरल्स ऑफ द एनी काइंड, जिसमें वो रूल्स रेगुलेशंस की केयर नहीं करता, रियलिटी ऑफ लाइफ को नहीं देखता और किसी किस्म के मॉरल्स को फॉलो नहीं करता। तो हमें पता है वो कौन सी स्टेज होती है जी, आईडी स्टेज, कि जिसमें इंडिविजुअल क्या करता है कि जो ख्वाहिश उसके दिल में पैदा होती है वो कहता है वो फौरन से पूरी हो जाए, उसमें वो ये नहीं देखता कि ये रूल्स रेगुलेशंस को मैं फॉलो कर रहा हूं या नहीं कर रहा, या ये चीज गलत है या सही है, या मैं जिस तरीके से ये चीज हासिल कर रहा हूं वो उस तरीका मेरा सही है या नहीं, इस चीज की वो परवाह नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि इमीडिएटली मेरी ये अर्ज जो है, इमीडिएटली मेरी डिजायर जो है ये फौरन पूरी होनी चाहिए। नंबर 11 पे देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स टू मेजर पर्सनैलिटी। अब इससे पीछे तक जो एमसीक्यूज थे उसमें हमने क्या पढ़ा, पर्सनैलिटी को डिफाइन किया, पर्सनैलिटी किस लैंग्वेज का वर्ड है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उनको देखा, ठीक है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे बात शुरू होती है कि हम पर्सनैलिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं। तो पर्सनैलिटी को मेजर करने की दो बेसिक टेक्निक्स होती हैं,
एक को हम कहते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक और दूसरी होती है नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक। अब जो प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है ना, उसमें हमारा आता है रोशाक टेस्ट, टीएटी टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ये जो मेथड्स हैं ये हमारे आते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में। नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक जो हमारी होती है उसमें आता है हमारा एम्पेरिकल असेसमेंट, पेपर पेंसिल, इंटरव्यू, सिचुएशन, रेटिंग स्केल। ये नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक में आते हैं। अब यहां पे वो हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक की लिस्ट में एक्सक्लूडेड है, बल्कि यानी कि शामिल नहीं है। नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक में कौन सा शामिल नहीं है? तो हमें पता जी रोशाक टेस्ट जो है ये नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक की लिस्ट में शामिल नहीं होता, बल्कि प्रोजेक्टिव टेक्निक जो होती है उसमें ये आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब यहां से वो आप यहां इस क्वेश्चन में तो उसने नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक का पूछा है, ठीक है, वो हो सकता है वो चेंज करके प्रोजेक्टिव टेक्निक का भी पूछ ले। तो हमें ये याद करने हैं कि प्रोजेक्टिव टेक्निक में कौन कौन से मेथड्स हैं और नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक में कौन कौन से मेथड्स हैं। नंबर 12 पे देखिएगा, शेपलेस पेंटिंग्स आर यूज इन द डैश टेस्ट टू मेजर पर्सनैलिटी। कि वो पर्सनैलिटी का कौन सा टेस्ट है जिसमें हम शेपलेस पेंटिंग्स को यूज करते हैं, यानी कि इंक ब्लॉट जो पिक्चर्स होती हैं वो यूज की जाती हैं, पजलिंग इमेजेस यूज की जाती हैं। तो हमें पता है रोशाक टेस्ट जो है इसमें शेपलेस पेंटिंग हम यूज करते हैं। हम इसमें डिफरेंट कार्ड्स शो किए जाते हैं और ये टोटल 10 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 5 कार्ड जो होते हैं उनके ऊपर जो तस्वीरें बनी होती हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं। 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर तस्वीरें जो हैं वो मल्टी कलर्स की मुख्तलिफ रंगों की बनी होती हैं, और 2 कार्ड ऐसे हैं जिनके ऊपर तस्वीरें सुर्ख और ब्लैक कलर की बनी होती हैं। तो टोटल ये 10 कार्ड हम यूज करते हैं किसमें? रोशाक टेस्ट में, पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए। तो बाज़ का वो क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लेता है कि रोशाक टेस्ट में टोटल कार्ड कितने यूज होते हैं, तो हमें पता है जी 10। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रोशाक टेस्ट में ब्लैक कार्ड कितने यूज होते हैं, तो उसका आंसर होगा 5। या इस तरह पूछा जा सकता है रोशाक टेस्ट में मल्टी कलर के कार्ड कितने होंगे, तो उसका आंसर होगा 3। और अगर ये पूछा जाए कि रोशाक टेस्ट में रेड एंड ब्लैक कलर के कार्ड कितने होते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, यानी कि डिफरेंट तरीके से वो क्वेश्चन को पूछ सकता है। नंबर 13 पे देखिएगा, इट फोकस ऑन ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। कौन सी चीज जो है, या कहता जी ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को क्या करती है? इकट्ठा करती है। एंड डेवलप अ गुड रिलेशन, और उनके दरमियान क्या करती है? गुड रिलेशन को कायम करती है, गुड रिलेशन को पैदा करती है। इन अ गिवन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कौन सी चीज है जो लोगों को इकट्ठा करती है और उनके दरमियान एक अच्छा रिलेशन डेवलप करती है? तो उसको हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सोशल कोहेजन कहा जाता है जी उसे। नंबर 14 पे देखिएगा, गोल सेटिंग इज अ डैश टू अचीव द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। कि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए हम गोल सेटिंग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। और गोल सेटिंग एक्चुअली है क्या? वो हमें पता जी, गोल सेटिंग क्या है? एक स्किल है जिसकी मदद से हम ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को अचीव कर सकते हैं। नंबर 15 पे देखिएगा, the 3 types of goals included all of the following except। कि जो गोल की हम बेसिक या मेजर 3 टाइप्स पढ़ते हैं वो इसमें से कौन सी जो है, ये सारी वो कहता है जी इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, कि तमाम इसमें शामिल है, एक्सेप्ट कि कौन सी एक जो है वो गोल्स की जो 3 टाइप्स है उसमें शामिल नहीं होती। तो हमें पता है आउटकम गोल भी होते हैं, परफॉर्मेंस गोल भी होते हैं, प्रोसेस गोल भी होते हैं। तो ये तीनों तो गोल की टाइप्स में आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? नन ऑफ दीज, कि कोई भी ऐसी टाइप नहीं है जो गोल्स की टाइप में शामिल ना हो। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस आंसर का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। नंबर 16 पे है जी, रोनाल्डो इज द बेस्ट प्लेयर ऑन हिज सॉकर टीम। वो बेस्ट प्लेयर है जी, कहता है सॉकर टीम का। ही नोज दैट ही हैज बेटर स्किल, उसे पता है कि उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं देन द अदर प्लेयर्स इन हिज टीम, अपनी टीम के दूसरे प्लेयर्स की निस्बत। अकॉर्डिंग टू द गोल मॉडल रोनाल्डो इज फोकसिंग ऑन बेटर रिजल्ट्स। कहता है उसकी स्किल तो बहुत अच्छी है, उसे पता है कि मेरी स्किल अच्छी है। अब वो फोकस किस चीज पे कर रहा है? बेटर रिजल्ट के ऊपर फोकस कर रहा है। तो अगर वो बेटर रिजल्ट्स के ऊपर फोकस कर रहा है तो इसका मतलब उसका गोल फिर क्या होगा? अब जो आउटकम गोल, हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, आउटकम गोल, परफॉर्मेंस गोल और प्रोसेस गोल। अब उनको हम देख लेते हैं। आउटकम गोल जो होती है ना, इसमें हमारा मकसद क्या होता है? किसी इवेंट को, किसी टूर्नामेंट को विन करना, यानी कि विन करना, जीतना हमारा मकसद होता है आउटकम गोल में। जो हमारा परफॉर्मेंस गोल होता है ना, इसमें हमारा मकसद होता है कि हम कोई मखसूस रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं, हम परफॉर्मेंस का कोई खास लेवल हासिल करना चाहते हैं, उसको हम परफॉर्मेंस गोल कहते हैं।
तीसरे नंबर पे जो प्रोसेस गोल होता है ना, इसके मुराद ये होता है कि जब हमारा मकसद अपनी स्किल को इंप्रूव करना हो तो फिर हम ये कहते हैं जी हमारा गोल प्रोसेस गोल है। अब यहाँ पे वो रोनाल्डो के बारे में पूछ रहा है जी कि रोनाल्डो जो है वो फोकस कर रहा है बेटर रिजल्ट्स के ऊपर। तो अगर वो बेटर रिजल्ट्स के ऊपर फोकस कर रहा है तो इट मींस कि वो परफॉर्मेंस का कोई खास लेवल हासिल करना चाहता है, लिहाजा इसका गोल क्या होगा, परफॉर्मेंस गोल होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 17 पे देखिएगा, इन स्मार्ट अप्रोच ऑफ गोल सेटिंग एम रिप्रेजेंट। अब जब हम गोल सेटिंग के टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें हमारा वास्ता एक स्मार्ट अप्रोच से भी पड़ता है। ये स्मार्ट अप्रोच होती क्या है कि जब भी हमने अपना गोल सेट करना है तो हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए, और उस स्मार्ट से क्या मुराद है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। यानी कि जब भी हमने गोल सेट करना है तो हमें उसमें देखना क्या है कि हमारा गोल स्पेसिफिक हो, उसको हम ट्रैक कर सकें, मेजरेबल होना चाहिए, उसके बाद वो हमारे लिए अचीवेबल हो, ठीक है, चैलेंजिंग होना चाहिए। अचीवेबल से मुराद ये कि चैलेंजिंग हो, ना तो बहुत ही इजी हो और ना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो, बल्कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हमारे लिए होना चाहिए, अचीवेबल या अटेनेबल होना चाहिए। रियलिस्टिक से मुराद ये है कि जब भी आपने गोल सेट करना है तो आपकी अप्रोच रियलिस्टिक होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरी जो एबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, मेरे पास जो सहूलियात हैं वो ये हैं, मुझे हर्डल्स कौन कौन सी हैं। यानी कि आपने अपने आप के साथ सच बोलना है, आपको अपने आप के बारे में अपने सही जजमेंट करनी है और उसके बाद आपने गोल सेट करना है। फिर टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी कि आपने उसकी कोई लिमिट देनी है कि मैंने ये चीज जो है वो 6 माह के अंदर हासिल करनी है, साल के अंदर हासिल करनी है। तो जब भी हमने गोल सेट करना है तो हमने ये स्मार्ट अप्रोच को याद रखना है और इसी को फॉलो करना है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है जी स्मार्ट अप्रोच में एम से क्या मुराद होता है, तो हमें पता है जी एम से क्या मुराद होता है, मेजरेबल। अब जरूरी नहीं है वो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें वो आपसे एम के बारे में पूछेगा, हो सकता है वो आपसे ये पूछ ले कि आर से क्या मुराद है या टी से क्या मुराद है। तो आपको ओवरऑल स्मार्ट अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 18 पे क्वेश्चन नंबर 18 में है, 18 है, अ स्प्रिंटर मेंटली रिहर्सल द स्टार्टिंग पोजीशन फॉर 100 मीटर स्प्रिंट रेस। कि एक स्प्रिंटर जो है वो मेंटली रिहर्सल कर रहा है किस चीज की, स्टार्टिंग पोजीशन फॉर 100 मीटर स्प्रिंट रेस, नॉट परफॉर्मिंग एक्चुअली। कहता वो इस चीज को एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर रहा, हकीकत में इस चीज को परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, वो इस चीज की मेंटल रिहर्सल कर रहा है, सिर्फ जहन में इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, इस चीज को हम इमेजरी कहते हैं। इमेजरी से मुराद ये होता है कि किसी डिजायर्ड आउटकम की मेंटल रिहर्सल करने का नाम इमेजरी है। कि कोई चीज आप जो चीज हासिल करना चाहते हैं, जो आपका डिजायर्ड आउटकम है, उसकी जब आप अपने माइंड में रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको हम इमेजरी कहते हैं। उसके बाद नंबर 19 पे है, फुटबॉलर इज विजुअलाइजिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेक्टेटर। विजुअलाइजिंग हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को देख रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्पेक्टेटर, एक स्पेक्टेटर के पर्सपेक्टिव से, एक स्पेक्टेटर के तौर पे, एज इफ ही इज वाचिंग हिमसेल्फ इन अ मूवी, कि जैसे वो अपने आप को मूवी में देख रहा हो। तो इस किस्म की इमेजरी को हम क्या कहेंगे, हमें पता है इमेजरी की दो टाइप्स होती हैं, एक इंटरनल इमेजरी होती है, दूसरी एक्सटर्नल इमेजरी होती है। एक्सटर्नल इमेजरी में वो होता है कि जिसमें हम अपने आप को एज ए स्पेक्टेटर देख रहे होते हैं, हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे हम अपने आप की मूवी अपने आप को मूवी में देख रहे हैं, तो इसको हम एक्सटर्नल इमेजरी कहते हैं, ठीक है। और जिसमें जस्ट हम इमेजिन कर रहे होते हैं, हम अपने आप को परफॉर्म करते हुए नहीं देख रहे होते, बल्कि जस्ट हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, उसको हम इंटरनल इमेजरी कहते हैं। तो इस 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, द लार्जर द ग्रुप, के ग्रुप जितना बड़ा होगा, द डैश द सोशल कोहेजन, तो उसमें सोशल कोहेजन जो होगा वो क्या होगा, जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा, हमें पता है कि जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा उतना ही सोशल कोहेजन उस ग्रुप के अंदर कम होगा, स्मॉल होगा सोशल कोहेजन, या कम आप कह लें कि उसमें, यानी कि ग्रुप अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर को सोशल कोहेजन पैदा करें तो उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दें।
छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दें, क्योंकि अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा, एक ग्रुप जिसमें 500 लोग मौजूद हैं, तो उन 500 लोगों के अंदर सोशल कोहेजन इतना ज्यादा नहीं होगा। और अगर आप 100 लोगों के 5 ग्रुप बना देंगे या 50 लोगों के ग्रुप बना देंगे, तो उसमें उनका जो सोशल कोहेजन होगा वो ज्यादा होगा। यानी कि अगर ग्रुप बढ़ता है तो सोशल कोहेजन जो है वो कम हो जाएगा। और इसी तरह सोशल कोहेजन के साथ साथ हमें टास्क कोहेजन भी होता है। सोशल कोहेजन में क्या होता है कि जिसमें हम इकट्ठे होते हैं एक गुड रिलेशन डेवलप करने के लिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट पैदा करने के लिए, टीम वर्क पैदा करने के लिए, ठीक है, उसे हम सोशल कोहेजन कहते हैं। और जो हमारा टास्क कोहेजन होता है उसमें हमारे इंडिविजुअल्स जो होते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट जो होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं किसी कॉमन टास्क के लिए, कि वो इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि उनका टास्क कॉमन है, किसी वो कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, कॉमन कॉज के लिए काम कर रहे हैं। और जो सोशल कोहेजन होता है इसमें वो इसलिए इकट्ठे होते हैं, इसलिए जुड़ते हैं कि वो एक दूसरे की कंपनी को पसंद करते हैं, एक दूसरे के इंटरेक्शन को, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन को पसंद करते हैं। ले जी, यहाँ पे हमारे 20 MCQs कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको इन 20 क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारी तकरीबन एक वीडियो आई थिंक और आएगी और हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने स्टार्ट में भी बताया कि ये हमारे पार्ट 4 है या एपिसोड नंबर 4 है MCQs ऑन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे। और अगर आपने इससे पहली 3 वीडियो नहीं देखी तो वो भी चैनल पे मौजूद है, उसको भी आप देख लीजिएगा। इससे आपकी ओवरऑल जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि इसमें हमने कोशिश की है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर जितने भी टॉपिक्स मौजूद हैं उन तमाम टॉपिक से रिलेटेड एक एक दो क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करें, ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये जो एक टॉपिक है इससे मुतल्लिका किस किस किस्म के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।